नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अक्सर नेगेटिव, ख़राब ऐसी खबरें जो कि निराशा देती हैं वही मैं आप तक लेकर आती हूँ और उसी पे चर्चा करती हूँ। लेकिन आज ऐसी खबर के बारे में जिससे एक तरह से कहा जाए कि भारत को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर और भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर, जो जेंडर इक्वालिटी है उसको लेकर एक मील का पत्थर, एक फैसला साबित हुआ है। एक तरह से ऐतिहासिक दिन देखने को मिला है। वो ये कि प्रिया रमानी जो पत्रकार हैं, उन्होंने एमजे अकबर के खिलाफ जो अपनी टेस्टिमनी, जो अपनी कहानी कही थी कि कैसे उनके साथ जो है सेक्सुअल मिसबिहेवियर किया गया, उस मामले में जब एमजे अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, उस मुकदमे को प्रिया रमानी ने जीत लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने उनको इस आरोप से बरी कर दिया है कि उन्होंने एमजे अकबर की मानहानि की है, उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है। डेफेमेशन का जो क्रिमिनल डेफेमेशन का केस था वो प्रिया रमानी जीत गई हैं। आपको बता दें कि 2018 में ये पूरा मामला सामने आया था। पूरी दुनिया में मी टू आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही थी। भारत में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में, चाहे वो फैशन हो या फिर वो फिल्म हो या पत्रकारिता जगत में एक भूचाल आया। पूरी दुनिया का जो एक ट्रेंड था वो भारत भी पहुंच गया। 2018 में एक ताकतवर एडिटर जो उस दौर में रहे 20 साल पहले, एमजे अकबर, जो उस वक्त एक पावरफुल मिनिस्टर थे और साथ ही भाजपा के सदस्य भी, सांसद भी, उनके खिलाफ करीब 20 महिलाओं ने अपनी कहानी को शेयर किया, अपनी कहानी दुनिया के साथ या भारत में लोगों के साथ में कहूँ बांटी। उसमें प्रिया रमानी भी एक थी जिन्होंने एमजे अकबर के साथ काम किया था। दूसरी थी गजाला वहाब जिन्होंने बाकायदा कोर्ट में जाकर अपनी गवाही दी कि उनके साथ एमजे अकबर ने, जब एक बहुत ताकतवर संपादक थे, तो क्या कुछ कहने की और करने की कोशिश की। ये दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, गजाला वहाब भी और साथ ही प्रिया रमानी भी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये नज़र डाल लेते हैं कि ये क्या मायने रखता है ये जजमेंट। कहा यह जा रहा है कि 1988 में, आपको वो मामला याद होगा जो रूपन देओल बजाज का था, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थी उस वक्त, और जब केपीएस गिल, जिस वक्त में उनको हीरो बताया जा रहा था, वो डीजीपी थे, पुलिस अधिकारी थे, और उस वक्त उन्होंने किस तरह से इनके साथ जो रूपन देओल बजाज हैं उनकी गलत जगह पर एक तरह से थप्पड़ मारा। उस अपमान को, जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रूपन लेके गई अदालत में और 17 साल वो मुकदमा लड़ा और आखिरकार उन्होंने वो मुकदमा जीता। ये माना जा रहा है कि 1988 के बाद अब ये बारी आई है 2021 में, जब एक और ऐसी घड़ी हमारे सामने देखने को मिल रही है, एक ऐसा मकाम जिसको हम वाकई, जिसका जश्न मना सकते हैं, जिसको सेलिब्रेट कर सकते हैं कि एक महिला की जो डिग्निटी है, उसकी गरिमा वापस आई है। इसमें जो कोर्ट ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले कि हम प्रिया की तरफ और गजाला की तरफ जाएँ और दोनों से बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें, उन्होंने ये कहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि 20 साल पुरानी बात आप क्यों कह रही हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं 2 साल पुरानी बात आप क्यों कह रही हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि 2 हफ्ते तक तुम क्यों खामोश थीं या 2 दिन तक क्यों खामोश थीं। अदालत ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि हमारे समाज को ये समझने में वक्त लगेगा कि कभी कभी जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी एक मानसिक स्थिति ऐसे नहीं होती कि वो उस वक्त अपने दर्द को या अपने उस तजुर्बे को शेयर कर सके, और इसलिए उसको दशकों लग सकते हैं अपनी कहानी को कहने में या इस तरह से हिम्मत जुटाने में कि वो बाहर आके इसको कह सके। इसलिए तो देर से आवाज़ उठाने के लिए उस महिला को दंडित नहीं किया जा सकता, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। दूसरी खास बात कि महिलाएं अक्सर सामाजिक दबाव में शिकायत नहीं कर पाती हैं। समाज को अपने पीड़ितों पर यौन शोषण, उत्पीड़न के प्रभाव को समझना चाहिए कि किस तरह से जो एक सोशल स्टिग्मा है वो भी महिला को ही लगता है कि आपके साथ ये क्यों हुआ, इसमें आप ही के साथ कोई खराबी रही होगी। अगर दफ्तर में 50 औरतें थी तो सिर्फ 2 लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हुआ, 2 महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे सवाल भी लगातार पूछे जा सकते हैं। तो ये जो स्टिग्मा है ये भी महिला के साथ जुड़ा हुआ है। और एक और सबसे खास बात कि किस तरह से जो बड़े इज्जतदार लोग हैं, जो सोशल स्टेटस के लोग हैं, स्टेलर रेपुटेशन के जो लोग हैं, वो भी यौन शोषण कर सकते हैं। ये खास बात अदालत ने कही है। कई इंपॉर्टेंट उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें से ये खास बात है, एक महिला की गरिमा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि यौन शोषण गरिमा और आत्मविश्वास दोनों ही महिला का हर लेता है। जो उसकी डिग्निटी है और जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको कम करता है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं प्रिया रमानी और गजाला वहाब के साथ। तो प्रिया रमानी जिनको दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया है मानहानि का मुकदमा, जो पूर्व मंत्री एमजे अकबर, जो कि एक बहुत जाने माने एडिटर भी रहे और अभी भी भाजपा के सदस्य हैं वो संसद में। इसके अलावा गजाला वहाब, जिनकी टेस्टिमनी, जिनकी गवाही ने इस पूरे केस को इतना मजबूत किया जिससे हम इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। सबसे पहले प्रिया और गजाला, आप दोनों महिला हैं, आप दोनों पत्रकार हैं। आपने न सिर्फ कि महिला पत्रकार, मेरे जैसे लोग, दर्जनों लोग आपके एहसानमंद हैं, कर्जदार हैं,
इन महिलाओं की न सिर्फ कि पिछली बल्कि आने वाली महिलाओं की भी जो पीढ़ियां हैं, आप दोनों की कर्जदार हैं कि आपने जो हमारी लड़ाई लड़ी है। तो सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू। प्रिया, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग ये तो जानते हैं आपकी ये मुकदमा आपने जीत लिया, और ख़ासकर जबकि एक व्यक्ति को उसकी कहानी, दर्द भरी कहानी कहने के लिए, शिकायत करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए सज़ा देने की कोशिश की जा रही थी। वो सब तो सबको मालूम है, लेकिन ये पूरा सफ़र आपका कैसे गुजरा, कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, और अब आप कैसा महसूस कर रही हैं कि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकती हैं मेरी मुस्कुराहट से। मेरी 2 दिन से नींद भी बहुत अच्छी हुई है। बट ये मेरी जीत नहीं, ये बड़ी जीत है, लेकिन मेरी जीत नहीं, सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये सारी औरतों की जीत है। इस जजमेंट से मुझे पूरी उम्मीद है कि औरतें हिम्मत लेकर सामने आएंगी और ज्यादा। मुझे ये भी विश्वास है कि ऑफिसेज में प्रोसेसेस ज्यादा इम्प्रूव होंगी विमेन सेफ्टी के लिए। और ये फैसला जो जज रविंद्र पांडे ने दिया है, ये सबसे सिग्निफिकेंट बात मेरे लिए है कि उन्होंने कहा कि एक औरत की डिग्निटी एक पावरफुल आदमी के सो कॉल्ड रेप्यूटेशन से ऊपर है। बदलाव कैसे आएगी? हर ऐसी जीत से बदलाव जरूर आती है। नीटू मूवमेंट की भी जीत है ये। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ डेफमेशन से बरी होना खुशी की बात है? But it's not just that. I spoke the truth and I trusted that a court would validate my truth. And I stuck to it for 2.5 years, 2 years and 4 months. And it's not over yet. He may also appeal the case. मैं डरी नहीं, मैंने समझौता नहीं किया। और आप जजमेंट देखिए, बहुत से इश्यूज कवर हुए हैं। जज ने कहा कि एक औरत किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठा सकती है। उन्होंने कहा कि सालों बाद भी एक औरत आवाज उठा सकती है। सो ओवरऑल आई एम फीलिंग वेरी गुड। बिल्कुल। और ये बात जो है वो सिर्फ प्रिया रमानी के लिए नहीं, बल्कि तमाम उन औरतों के लिए जो अपने अंदर एक घुटन भरा इतिहास से, घुटन भरा अतीत पाले हुए हैं। हज़ारों लड़कियां, सैकड़ों लड़कियां बोल रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने अंदर दबा के बैठी हुई हैं। इसके अलावा प्रिया, आपका इस बात के लिए भी शुक्रिया। हमारे दर्शकों को ये भी जानना ज़रूरी है कि हिंदी आप बहुत अच्छे से नहीं बोल पाती हैं जैसे देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मेहनत करके कम से कम आप कोशिश कर रही हैं कि हमारे हिंदी के दर्शकों तक भी बहुत ज़रूरी है ये बात पहुंचनी कि ये पूरा जो मी टू आंदोलन है, ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी पट्टी की जो पूरी दुनिया है वहां पर भी जो घोर अंधेरा है पितृसत्ता को लेकर, या जो पुरुषवाद है, जो मर्दवादी मानसिकता है उसको लेकर, वहां तक भी इस आंदोलन का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। गज़ाला, जब आपकी पूरी कहानी, पूरी टेस्टिमनी पढ़ी, मैं जानती हूँ कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि उस दर्द भरी याद को दोबारा दोहराया जाए। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे भी कितनी बुरी तरह सिहरन हुई। ऐसा लगा कि ये कोई पॉश एडिटर के कमरे की कहानी नहीं है, बल्कि ये कोई 70 या कहा जाए कि 60 के दशक में कोई किसी गांव का ठाकुर है जो इस तरह से महिला के साथ बिहेव कर रहा है। आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आपने ये सोचा, और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ये पुश किया कि आप वाकई अपनी कहानी कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन उस यही था जब वो मूवमेंट शुरू हुआ, एक के बाद एक कहानियां आ रही थी, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही था। मुझे लगा कि ये सारे लोग जो अपनी आवाज से आवाज जोड़ रहे हैं, मुझे भी इसमें अपनी आवाज जोड़नी जरूरी है कि ये मौका शायद दोबारा कभी ना आए। इतने सालों तक नहीं कहा क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, घबराहट भी थी कि पता नहीं इसको रिसीव कैसे किया जाएगा, शक भरी नजरों से तो नहीं देखा जाएगा। बट ये इस वक्त चूंकि जब 2018 में एक के बाद एक लोग बोल रहे थे, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही था। बट जैसे प्रिया ने कहा, ये जजमेंट इम्पोर्टेंट एक और मेरे लिए एक और वजह से इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि जज ने काफी पेन्सटेकिंगली, काफी ध्यान देके कुछ कुछ बातों पे तवज्जो दी।
जैसे कि उन्होंने ये कहा कि हैरेसमेंट बंद दरवाजों के पीछे ही ज्यादातर होता है, तो किसी भी पीड़ित महिला के लिए सबूत लाना या गवाह लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो अब तक हमारे यहाँ इस हालांकि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के बावजूद भी बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा महिलाओं के ऊपर रहा है। ये इससे एक बड़ा पत्थर जो है उनके सर पे रखा हुआ था, ये हट गया है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी जो कमिटीज बनाते हैं ऑफिसेज में, आईसीसी कमिटी है, वो भी हालांकि इंटरनल इंक्वायरी कर रही है, जेंडर सेंसिटिव होती है, उसमें महिलाएं भी मौजूद होती हैं जो इंक्वायरी करती हैं, मगर वहां पर भी बर्डन ऑफ प्रूफ काफी हद तक पीड़ित महिला के ऊपर होता है कि उसकी टेस्टिमनी को वेरीफाई करा जाता है बाकी ऑफिस के लोगों से कि पहले प्रेसिडेंस क्या है, पहला बिहेवियर कैसा है, अब कैसा है, जिसके अगेंस्ट इल्जाम है उसकी रेपुटेशन अब तक की कैसी है। तो वो सब घूम फिर के वो महिला के ऊपर ही आता है कि वो किसी तरीके से अपने बाकी ऑफिस वालों को, अपनी इंटरनल कमिटी को साबित कर सके, कि कन्विंस कर सके कि हाँ वाकई में मेरे साथ ऐसा हादसा हो रहा है या हो चुका है। देन दूसरी एक और जो चीज है जो मुझे काफी अफसोसनाक लगती है, वो ये है कि जब इंक्वायरी चल भी रही होती है तब वो महिला के पास को कहा जाता है कि जब 3 महीने इंक्वायरी है आप छुट्टी पे चले जाएं। वो एक डबल विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि वो 3 महीने छुट्टी पे जानी, चाहे उसको सैलरी मिल रही है, बट द वेरी फैक्ट कि वो फिर अब पूरे ऑफिस की नजर में है कि इसने कंप्लेन की है, इसको 3 महीने की छुट्टी है, वो उसका लॉस ऑफ वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है। प्रोबेबली लॉस ऑफ सीनियरिटी भी होगी, क्योंकि उस बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी उसका काम का नेचर है वो उसके कॉलीग्स को मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली आप उसको फैसला या इंसाफ दिलाने की कोशिश कर भी रहे हैं, मगर उसका विक्टिमाइजेशन आप डबल कर रहे हैं इस प्रोसेस के तहत भी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जब उन्होंने ये कहा है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ या ये उम्मीद करना कि एक पीड़ित महिला सबूत इकट्ठा कर सकती है या लोगों को ला सकती है दिखाने के लिए कि ऐसा ऐसा ये गवाह है मेरे, ये चीज हट जाने की वजह से हमने जो आईसीसी बनाई हुई है वहां पर भी ये फैक्टर इन करना चाहिए कि एक औरत की जो टेस्टिमनी है उसको उसके गुड फेथ में लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ये झूठ नहीं बोल रही है, अनलेस वाकई में कुछ उसका ट्रैक रिकॉर्ड या प्रेसिडेंस पहले का रहा हो कि ये झूठ बोला है इससे पहले भी। जी। ये करना इतना मुश्किल नहीं होता है, मतलब एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। प्रिया, ये बताइए कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस रेपुटेशन का जिक्र हो रहा है, जिस स्टेलर रेपुटेशन का बार बार जिक्र हुआ एमजे अकबर साहब की, मैं देखती हूँ कि किस तरह से ये जो बहुत इज्जतदार ऑनरेबल जो मेन हैं, जिनके पास इतनी ताकत होती है, पूरा जो नेटवर्क है और जो पूरी पितृसत्ता है, और साथ साथ जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टियां भी हैं, वो कैसे इस प्रिविलेज को बचा के रखती हैं, इस रेपुटेशन को बचाने का काम करती हैं। हमने देखा कैसे तार तार होते हुए कि जब 20 से ज़्यादा महिलाएं सामने आईं और बताया कि किस हद दर्जे की, और ख़ासकर अफसोस की बात इसमें यह भी है प्रिया कि ये उन महिलाओं के साथ हो रहा था जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो बाकी जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो महिलाएं हैं जिनकी अपनी आवाज़ नहीं है, कस्बों में रहने वाली, गांव देहात में रहने वाली, या मैं कहूँगी उस क्लास से ना आने वाली महिलाओं की आवाज़ उठाएं। और इसीलिए हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि मीडिया में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये उन महिलाओं के साथ हो रहा था जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी बाकी महिलाओं की आवाज़ या उनके मुद्दे या उनके सब्जेक्ट्स उठाने की। अब मुझे ये बताइए कि चूंकि कई लोग इस बारे में भी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर इस पूरी जो जद्दोजहद है, ये पूरा जो स्ट्रगल है, उसके मायने क्या हैं। मान लेते हैं कि ये केस आपने फ़िलहाल जीत लिया है, आपको बरी कर दिया गया है कि आपने कोई मानहानि नहीं की, और ये भी कहा गया कि कोई बहुत स्टेलर रेपुटेशन नहीं थी, बाकायदा जज साहब ने इस बात को कहा। लेकिन अब क्या इसमें आगे बढ़कर आप इन साहब को या बाकी लोगों को आप सज़ा दिलाने का काम भी करना चाहती हैं? इसको किस तरह से हम देखेंगे? बिना सजा मिले हुए कैसे माना जाए कि इंसाफ हो गया? मी टू मूवमेंट एक्चुअली सजा देने के लिए नहीं किया गया था। मी टू मूवमेंट वाज अबाउट विमेन शेयरिंग देयर स्टोरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इट वाज अ ग्लोबल मूवमेंट, अब भी चल रहा है। आप मी टू हैशटैग को प्रेस करिए ट्विटर पे तो आपको स्टोरीज दिखेंगे। आजकल ग्रीस की कुछ स्टोरीज चल रही हैं, हर हफ्ते कुछ नई कंट्री की स्टोरी चल रही है। दिस इज अ ग्लोबल सिस्टरहुड। हम लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं।
तो यानी आप ये नहीं समझते हैं कि सज़ा दिलाना इसका कोई मकसद है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना सज़ा के बाज ना आए, एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी होते हैं। बिल्कुल सज़ा देना चाहिए, लेकिन मेरी कहानी को आप लें तो मैं बस अपनी कहानी दूसरे महिलाओं को सुना रही थी। गज़ाला, आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या वाकई कहानी जिसका जिक्र कर रही हैं प्रिया, क्या ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि आपने जो पब्लिक थी या जो एक सोशल स्पेस था उसमें ये बता दिया कि इस व्यक्ति ने ये किया, उसकी जो जैसे हमने कहा कि इज़्ज़तदार लोगों की इज़्ज़त ख़त्म हो गई और उसके बाद सब कुछ ख़त्म हुआ, या वाकई उनको जो है सज़ा तक हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है इसके ये मायने नहीं है, ये मकसद नहीं है? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी कानून, स्पेशली इंडिया में, उसकी डेटरेंस वैल्यू बहुत कम है। कानून का एग्जिस्टेंस में होना इस अकेला काफी नहीं है जुर्म खत्म करना, चाहे कोई भी जुर्म हो। हमारे पास एंटी टेरर कानून है, हमारे पास एंटी डाउरी कानून है, इनमें से कोई भी, एंटी रेप कानून हमने इतना सख्त बना लिया, इनमें से कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो उस जुर्म को खत्म कर पाए। आप सजा भी दे दें, आप एग्जेम्पलरी पनिशमेंट भी दे दें, मगर हर वक्त ऐसी लोग होते हैं, हर जगह लोग होते हैं जिनको लगता है वो इस कानून का फायदा उठा सकते हैं, चाहे कोई भी कानून हो। तो सजा देना अकेला एक मेजर नहीं हो सकता है किसी भी हादसे को पब्लिक डोमेन में लाना। हम लाते हैं इसीलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसी चीजें हो रही हैं, और खास तौर से मीटू के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हुई है कि जब लोगों ने बोलना या महिलाओं ने बोलना शुरू किया, तो जो लोग नहीं बोल रहे थे, जैसे मैं, मुझे लगा मुझे भी बोलना चाहिए, और शायद मुझसे भी मुतासिर होके कुछ और लोग होंगे जिन्होंने सोचा हम भी अब बोलते हैं। तो ये आवाज उठाना ही सबसे बड़ा डेटरेंस है कि अगर आपके दफ्तर में कोई लेट्स से हार्डन्ड क्रिमिनल ना हो, थोड़ा सा हो जो ऑफेंस सिटा रहेगी, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट उसके मन में एक ये डर बैठ सकता है कि अगर मैंने कहा तो कुछ भी हरकत की तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट हो ना हो, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती हो सकती है, और कई लोगों को बेइज्जती की फिक्र होती है। मेरे ख्याल से इज्जत का जाना अपने घर वालों, अपने करीबी लोगों के बीच में, ये एक इकलौता डेटरेंस वैल्यू हो सकती है लोगों के लिए जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स ना हो। जी प्रिया, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, चाहे तो आप इसका जवाब नहीं भी दे सकती हैं, चाहे तो आप अंग्रेजी में भी दे सकती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एमजे अकबर को लेकर फिलहाल ये बात सच है कि उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अभी भी वो ऐसा नहीं है, इज़्ज़तदार पद पर मौजूद हैं, बाकायदा भाजपा के सदस्य हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप ये भी मांग करना चाहेंगी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है हमारी, वो उन्हें उस पद से हटाए या सदस्यता से हटाए? क्या इस हद तक आप जाना चाहेंगी? मैं क्यों मांगू? उनकी पार्टी में इतने सारे पावरफुल स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, वो मांग सकती है हम सब लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और खासकर जब ये बोला जाता है कि बड़े बड़े मंत्री मंडल में जो है बड़े पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं, जब ये सरकार ये कहने की कोशिश करती है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। एक्चुअली इस पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे रहा है इस पूरे 2 सालों का, वो ये है कि आप कितनी भी पावरफुल पोजीशन पे एक महिला को बिठा दें, वो इम्पार्ट महिला तब तक नहीं बनेगी जब तक वो अपने फैसले खुद ना करे और उस फैसले की जिम्मेदारी खुद ना उठाए। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में स्पेशली कुछ टिट्यूलर महिलाएं होती हैं जिन्हें हम मिनिस्ट्री सौंप देते हैं, जिनको, या हम बड़े डिपार्टमेंट सौंप देते हैं, सिर्फ ये खाना पूर्ति करने के लिए कि हमने महिलाओं को, देखिए, अच्छे पोजीशन पे पहुंचाया है, उनको हुकूक दिला रहे हैं उनके, जो कि सही बात नहीं है। अगर वो उस जगह पे बैठने के बावजूद भी उस जगह की जिम्मेदारी, उस जगह की मर्यादा को नहीं समझते हैं, और फिर भी लेट्स से पपेट्स बन के गूंगी गुड़ियाएं बनी बैठी रहे, तो ये एम्पावरमेंट या ये पावरफुल पोजीशन नहीं है।
जी हाँ, बहुत आप अहम बात कह रही हैं और शायद इससे अहम इस वक्त कोई बात नहीं है कि जब हमें ये चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है, हमारे ऊपर फेंक के मारा जाता है कि देखिए हम महिला विरोधी नहीं है, हमारे पास ये 4 महिला मंत्री मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जिसे रियल पावर कहते हैं, असली कोई ताकत नहीं है फैसला लेने की। महिलाओं के मुद्दे पर भी वो नहीं बोल पाती हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। तो इस तरह की गूंगी गुड़ियाओं का वाकई हम क्या करें, ये बात आप बहुत अहम बात कह रही हो। सही शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल भी आपने किया है। आखिरी सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, ये इन औरतें भी पार्ट ऑफ द पेट्रियार्की होती है ना। अब आप मुझसे पूछे क्या कठिनाई थी 2 साल और 4 महीने में, मैं कहूंगी कि मैं मेरी 10 साल की बेटी को मैं हर समय छोड़ के दिल्ली जाती थी बैंगलोर से। 50 से ज्यादा हियरिंग्स थे, बट मेरी सबसे वर्स्ट दिन ये 2 साल में थी जब गजाला की टेस्टिमनी गजाला कोर्ट को बता रही थी एमजे अकबर के हाथों हुई अपनी सेक्सुअल हरासमेंट की स्टोरी शेयर कर रही थी, और उसकी कहानी बहुत ही पेनफुल थी। मगर मिस्टर अकबर के लॉयर्स, मोस्ट ऑफ हुम वर विमेन, यंग विमेन, हंस रही थी। तो औरतों को भी हम इस से एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत अहम बात है कि न सिर्फ कि उतने साल पहले 20-22 साल पहले उस जिलालत का या उस ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, अपमान का, लेकिन उस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद एक महिला ने इतनी हिम्मत जुटाई कि उस अपमान को दोबारा जीना चाहती है। एक तरह से कहानी बताना, एक तरह से उस तकलीफ को दोबारा जीना ही है। और उसमें आप बता रही हैं कि हैरानी हो रही है कि छोटी उम्र की लड़कियां भी, युवतियां वहां पर हंस रही थी। आप दोनों से आखिरी सवाल कि इसको लेकर जो आशंकाएं हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, वो ये भी हैं कि क्या अब महिलाओं को जो न्यूज़ रूम में जो रिश्ता है पुरुषों महिलाओं के बीच, क्या वो हमेशा के लिए बदल गया है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो प्रेम प्रसंग, जो प्रेम का रिश्ता महिला पुरुष के बीच होता था, क्या उसमें भी एक दीवार खड़ी हो गई है? दूसरी बात फिर ये भी एक आशंका है कि क्या महिलाओं को हायर करते हुए, पहले ही बहुत कम एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, रोजगार के पहले ही जो है अवसर कम है, लेकिन अब क्या ज़्यादा सोचेंगे एम्प्लॉयर्स? क्या उन्हें झिझक होगी महिलाओं को हायर करते हुए? महिलाओं के बिना कुछ नहीं चलेगा आरफा, वो एक चीज है। कोई भी ऑफिस महिलाओं के बिना फंक्शन नहीं कर सकता है। सेकेंडली, हम लोग वी आर नॉट अपोज टू कंसेंचुअल रिलेशनशिप्स, वेदर दे आर इन द ऑफिस और आउटसाइड। दिस was a sexual predator, 20 years our senior, taking advantage of a position of power. हम सब, वो सब के लिए हमारा ये पहला नौकरी था, it was our first job. We were going out into the workplace and we were not prepared for this. गजाला, देखिए, इसका ये आप जो बातें बोल रही हैं, ये सारी बातें काफी लोग बोल चुके हैं कि इससे औरतों के काम करने में रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, उनके ऑप्शंस और कम हो जाएंगे। बट मैंने एक्चुअली इसका बहुत ही एक पॉजिटिव फ्लिप साइड देखा है और सुना भी लोगों से है कि बहुत सारे ऑफिसेज में जहाँ पे उसकी लकड़ी की दीवारें होती हैं, जो अनफॉरगेटिंग क्या बोलते हैं उसको, जो वुड वर्क कराते हैं, कैबिन्स बनाते हैं, वहां पे अब बहुत सारे दफ्तरों में उन्होंने उसको रिप्लेस करके उसकी जगह कांच के कैबिन्स बना दिए हैं। काफी सारी जगहों पे अब जो सुपीरियर्स होते हैं, अगर विमेन एम्प्लॉय को अंदर बुलाते हैं बात करने के लिए, तो कैबिन का दरवाजा खुला रखना मैंडेटरी हो गया है। तो इस तरीके के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस प्रोएक्टिव एक्शंस दे रहे हैं, जो एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव इसका रिपरकशन या पॉजिटिव फॉल आउट है। और दूसरी बात यह है, जहां पर कंसेंशुअल रिलेशनशिप, ऑफिस रोमांस की बात आप कर रही थी, सब कुछ नियत पे डिपेंड करता है। आदमी की या कोई भी इंसान की नियत कैसी है, ये भांपने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आप कभी कभी धोखा खा सकते हैं, कुछ देर धोखा खा सकते हैं, मगर फिर आपको पता चल जाता है कि इस यहाँ जो रिलेशनशिप की शुरुआत की जा रही है, ये किस नियत से की जा रही है। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रिलेशनशिप सिर्फ दफ्तरों में नहीं है, दफ्तरों के बाहर भी है, आपके घरों में है, आपकी मेड सर्वेंट्स आती हैं, आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स काम करती हैं औरतें, ये हमारी पूरी सोसाइटी में खेतों में काम करती हैं। तो ये हर जगह औरतों का प्रिपोंडरेंस है वर्क फोर्स में, चाहे उनको इक्वल
सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, इक्वल राइट्स हैं कि नहीं है, वो अलग बात है। मगर आप देखेंगी सड़क के किनारे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, खेतों में, हर जगह औरतें चाहे फ्री का काम कर रही हो, मगर उनको आप वर्क फोर्स से हटा ही नहीं सकते हैं, चाहे। बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं इस चर्चा को ख़त्म करती हूँ कि वाकई जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं, न्यूज़ रूम्स हैं हमारे, वो ज़्यादा सुरक्षित महिलाओं के लिए हों। और उसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि जो मर्द और औरत के बीच का जो एक रिश्ता है वो भी बदलता हुआ अगर हम देख भी रहे हैं, तो उसमें भी महिला इस बात को अच्छी तरह समझती है कि क्या ये 2 रिपोर्टर्स या 2 एंकर्स या 2 साथ के जो लोग हैं जिनका सोशल और प्रोफेशनल स्टेटस एक है, उनके बीच का रिश्ता है। या सबसे बड़ी जो बात है मी टू की, जो सबके लिए समझना ज़रूरी है कि एक जो पुरुष है, जो एक पोजीशन ऑफ पावर है, यानी कि जहां वो महिला के लिए तय कर सकता है चीज़ें, उस रिश्ते के लिए खासकर मी टू जो है वो काफ़ी हद तक इसको भी डिफाइन करता है कि मी टू मूवमेंट का मतलब ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, इतिहास बनाने के लिए, हम सबको रास्ता दिखाने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।